जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं भूगोल में पाठ 3 अफवाह का अध्ययन करेंगे। अफवाह का अर्थ है जल प्रणाली या जल का निकलना। इस पाठ में हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार छोटी छोटी धाराएं एक साथ आकर मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंत में ये नदी किसी बड़े जलाशय जैसे झील या सागर या महासागर में मिल जाती है और एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अववाह द्रोणी कहते हैं। प्रवाहित का अर्थ है बहता हुआ। अब देखते हैं जल विभाजक किसे कहते हैं। जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो अववाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करते हैं, उस प्रकार की भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। इसे आप चित्र द्वारा समझ सकते हैं। सभी नदियों की अववाह द्रोणी अलग अलग होती है। सबसे बड़ी विश्व की अववाह द्रोणी अमेजन नदी की है। हमारे देश में ऐसी कौन सी नदी है जिसकी द्रोणी सबसे बड़ी है? वह है गंगा नदी। इस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, लगभग 43%। अब देखते हैं भारत में अववाह तंत्र। भारत के अववाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। बच्चों, भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ अलग अलग क्षेत्रों से निकलती हैं, इसलिए ये एक दूसरे से अलग हैं। जैसे हिमालय की ज़्यादातर नदियाँ 12मासी होती हैं, अर्थात इनमें पूरे वर्ष पानी रहता है। बच्चों, शायद आप जानते होंगे कि इनमें पानी ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम या बर्फ से मिलता रहता है तथा बारिश के मौसम में बारिश का पानी मिलता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इसी पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों के लगातार बहने के कारण पर्वत के बीच एक रास्ता जैसा दिखाई देता है, उसे गॉर्ज कहते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक एक लंबा रास्ता तय करती हैं। उत्पत्ति का अर्थ है जहाँ से शुरुआत होती है या वो जहाँ से शुरू होती हैं। नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। अपरदन का अर्थ है मिट्टी का कटाव तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट तथा बालू का संवहन करती हैं या बहा ले जाती हैं। मध्य तथा निचले भाग में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों से बहुत सी दूसरी निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूरी तरह से विकसित डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ किस प्रकार की होती हैं। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि ये वर्षा के पानी पर निर्भर होती हैं। अगर बारिश कम होती है तो नदियों में जल भी कम इकट्ठा हो पाता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घट जाता है और छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाता है। हिमालय की नदियाँ लंबी होती हैं, परंतु प्रायद्वीप की नदियाँ इनसे लंबाई में कम होती हैं तथा फैली हुई होती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। आइए अब देखते हैं हिमालय की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं? सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र ये प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। इन नदियों की लंबाई बहुत अधिक है। कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ इनमें आकर मिल जाती हैं। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सहायक नदियाँ किसी बड़ी नदी में आकर मिलने वाली छोटी नदी को कहा जाता है। आइए अब हम कुछ बड़ी नदियों की तंत्र के बारे में पढ़ते हैं।
सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बत में हुआ है। पश्चिम की दिशा में बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। लद्दाख के इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। ये सभी नदियां सिंधु नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। इसकी सहायक नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की ढाल या ढलान बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह विश्व की लंबी नदियों में से एक है। आइए सिंधु जल समझौता संधि के बारे में बताते हैं। 1960 में हुई इस संधि के अनुसार भारत इस नदी के संपूर्ण जल का केवल 20% पानी उपयोग कर सकता है। इस प्रकार की संधि हुई थी। इस जल का उपयोग भारत में हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। इसी तरह दूसरी नदी है गंगा। आइए अब गंगा नदी तंत्र के बारे में समझते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। हिमानी ग्लेशियर्स तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा नदी के दाहिने किनारे राइट साइड के समांतर बहती है, अर्थात पैरेलल बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इन नदियों के कारण ही प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण जान माल का बहुत नुकसान होता है। लेकिन यही वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं और कृषि करने लायक बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम होती है और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। बाएं किनारे और दाहिने किनारे की सहायक नदियों का पानी जब गंगा नदी में मिल जाता है, तब गंगा नदी पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी, हुगली ये वितरिकाएँ हैं, दक्षिण की तरफ बहती हैं तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसकी मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बड़ी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाए जाते हैं उन्हें सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इनका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा
विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है। सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच के जल विभाजक पर अंबाला नगर स्थित है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक विसर्ग बन जाते हैं, अर्थात ये आकृति सांप की तरह दिखाई देती है। चलिए अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के बहुत पास से निकलती है। स्रोत उसे कहते हैं जहाँ से नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु नदी से ज़्यादा है, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। लोहित, केनुला एवं अन्य सहायक नदियाँ इनसे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, इसलिए यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह वहाँ से गुजरती है जहाँ अधिक वर्षा होती है या इस क्षेत्र में नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी का रूप ले लेती है। गुम्फित का अर्थ है लट की तरह, और बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। आपको याद होगा पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से भी ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की दूसरी नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। ये तीनों बड़ी नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। आइए अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अववाह द्रोणियाँ आकार में भी छोटी होती हैं। आइए अब कुछ नदियों की द्रोणी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नर्मदा द्रोणी। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने से पहले नर्मदा नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के पास संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गौर से बहती है और तीव्र ढाल से गिरती है और वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। हो सकता है आप लोगों ने इसे देखा भी हो। नर्मदा नदी की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में फैली है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। इसमें नर्मदा नदी के जल संरक्षण संबंधी कुछ योजनाएं हैं। आइए अब हम विभिन्न प्रकार की नदियों की द्रोणी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक सकरा या संकीर्ण है। तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण या सकरा है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुंजा तथा पेरियार हैं। अब दूसरी नदी है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अववाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता, मांजरी, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से मांजरा, वेनगंगा और पैनगंगा बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और ज़्यादा विस्तार के कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अववाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। दूसरी नदी है कृष्णा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी द्रोणी अर्थात कावेरी नदी की द्रोणी। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुड्लूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में फैली हुई है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी ही बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। इस प्रपात से जो बिजली बनती है उसे मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। बड़ी नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे दामोदर, ब्रह्मानी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा। बच्चों ये सब नदी द्रोणी और नदी तंत्रों के बारे में आपने समझा। अब देखते हैं झीलें किस प्रकार की होती हैं या झील किसे कहते हैं। झील से आप सभी भली भांति परिचित होंगे क्योंकि हमारा भोपाल झीलों के शहर के नाम से भी प्रसिद्ध। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है उसे झील कहते हैं। गर्त का अर्थ है गड्ढा। बड़े आकार वाली झील को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा दूसरे लक्षणों में अलग हैं। कुछ झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अववाह वाले
अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के कारण हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का, पुलिकट और कोलोरू। लैगून बच्चों आप जानते हैं कि लैगून किसे कहते हैं? लैगून उस जगह को कहते हैं जहाँ समुद्र का पानी पृथ्वी की तरफ इकट्ठा हो जाता है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलोरू झील। ये इन झीलों का निर्माण लैगून के द्वारा ही हुआ है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। लवण का अर्थ है नमकीन या खारा। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जब बनी तब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी ये भी मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें हैं। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत बना है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमारा मनोरंजन भी करती हैं। इसके साथ ही बच्चों नदियों का अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्व है। पूरे मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल एक जरूरी प्राकृतिक संसाधन है। मानव के अनेक कामों के लिए पानी बहुत जरूरी है। इसलिए नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही लोगों को वहाँ रहने के लिए आकर्षित किया है। ये गांव अब शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए यहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। बच्चों हम देखते हैं कि नदियों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जा रहा है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा उद्योगों का कचरा नदी में मिलता रहता है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ शुरू हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन्हें करने की कोशिश करिए। प्रश्न नंबर 1 है, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 2, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? प्रश्न नंबर 3, नदियों तथा झीलों के
कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। प्रश्न नंबर 4, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 5, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? बच्चों, आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।